नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की और बिहार में बात होगी महिला वोट की, क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी ने महिलाओं के बीच जाना शुरू कर दिया है। उनसे लगातार मुखातिब है, उनके दुख दर्द को सुनने और समझने की बात हो रही है। और इसके साथ ही एक तरफ नीतीश और मोदी की सत्ता है, जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल रही है स्वरोजगार के नाम पे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही स्वरोजगार चाहिए? क्या यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम जगहों पर जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की जरूरत नहीं है स्वरोजगार करने के लिए, या फिर उनको लाडली बहना करके जो है निपटा दिया जाएगा 2,500-3,000 रुपए में जो भी है। हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब हैं, जो बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनसे समझेंगे कि ये जो महिला वोट है वो कितना निर्णायक है। क्या पैसे दे करके, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये पैसा दे करके एक तरीके से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, उनके वोट को खरीदने की कोशिश हो रही है, एक तरीके से उनको ये बताया जा रहा है कि आप हमें वोट दीजिए। कादिर साहब, आपका स्वागत है। और मैं प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के एक एनेक्डोट से जो है इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा समझने की, कि आपको याद होगा कि जब अमित शाह एक रैली में बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर सवाल किया जनता से कि राहुल गांधी ने यात्रा किस मुद्दे पर निकाली थी, तो लोगों ने कहा वोट चोरी। और इसी तरह से जब प्रियंका गांधी ने अपनी मोतिहारी की रैली में लोगों से पूछा कि यहाँ पर 20 सालों से किसका शासन है, तो लोगों ने कहा वोट चोरों का। इसको कैसे समझा जाए? जनता तो मान चुकी है कि शासन में कौन है, मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा यही है या महिला वोट भी मुद्दा है अब? क्योंकि वोट चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और जनता के बीच से जब आवाज आती है तो इस बात को मानना पड़ता है। ये सही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा हुई और उन्होंने जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाया, तो ये बात बहुत सोसाइटी के एक बहुत बड़े सेक्शन तक पहुंच चुकी है। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या एक इंटेलिजेंट मूव ये रहा है कि लोगों को समझाया गया है कि सिर्फ आपके वोट का अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि आपको जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो फिर बिहार में जिसे कहते हैं कि आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आज जो 5 साल में एक ही बार सही, लेकिन जो पूछ होती है वो इसलिए होती है कि आपको वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, और जो बेनिफिट्स भी मिलते हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हो या रिजर्वेशन हो, ये सब इसीलिए मिलते हैं ताकि आप से कनेक्ट बना के रखा जाए और आपके वोट को हासिल कर लिया जाए। जब आप वोटर नहीं रहेंगे, तो आगे चलकर न केवल आपकी राजनीतिक हैसियत कम होगी, बल्कि उन सेवाओं से भी वंचित हो जाएंगे, उन अधिकारों से भी वंचित हो जाएंगे जो आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और जिसके बिना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकती है। इस मैसेजिंग में इसलिए कि आम मतदाता भी सिर्फ इसे वोट चोरी का मामला नहीं समझ रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि ये पहला कदम है। इसके बाद जो कुछ होगा वो हमें पॉलिटिकली इरेलीवेंट बना दिया जाएगा, हमें अप्रासंगिक बना दिया जाएगा, और हमारी जो पुश कभी कभार हो जाती है वो भी नहीं रहेगी। और ये मैसेज लोगों तक पहुंचा है, और भी अभी इसे जरूरत इस बात की है कि उस सेक्शन तक पहुंचाया जाए जो जो खेतों में काम कर रहा है, जो पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जा रहा है, रैलीज में नहीं जा पाता है, वहां तक भी पहुंचाने की जरूरत है। पहुंच भी रहा है और आगे भी पहुंचेगा। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब वोट चोरी इतना मुद्दा बन चुका है कि रैलियों में जब नेता लोग पूछ रहे हैं तो जनता खुद बता रही है कि मुद्दा क्या है, तो क्या वोट इस मुद्दे पर होगा या उन तमाम एक तरीके से स्कीमों पर होगा जिनके जरिए पैसा देने की कोशिश हो रही है? आप देखिए, आंगनबाड़ी का जो है थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया जा रहा है, स्वयं सेविका जो है उनका दिया जा रहा है, थोड़ा सा उनको दिया जा रहा है, और अब ये 75,000 महिलाओं को जो 10,000 रुपए। जब जनता ये कह रही है कि वोट चोरी मुद्दा है और यहाँ पर जो शासन है, तो क्या ये बात इतनी गंभीर है कि सत्ताधारी पार्टियों को लगे कि नहीं,
अब हमें डायरेक्ट पैसा दे करके ये करना पड़ा है। क्या इसीलिए किया गया है ये सब? जी, बिल्कुल ये एक तरह से एनडीए का डेस्परेशन इससे लगता है कि वो बिल्कुल हताशा में है। ये इसलिए कि जो नीतीश कुमार मुफ्त में बिजली देने हमेशा से विरोधी रहे, जो प्रधानमंत्री रेवड़ियों का मजाक उड़ाते रहे हैं, और उन्हें आज वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो शायद दूसरे लोग भी नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि स्टूप टू कंकर, कोशिश ये हो रही है कि गिरकर किसी तरह से विजय चुनाव में हासिल हो जाए। और लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं एनेक्डोट आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 2014 का जब चुनाव हो रहा था, तो उससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के बहुत से इनविजिबल एलाइज भी होते हैं, इनमें कुछ गॉडमैन भी हैं। तो श्री रविशंकर गया भी आए हुए थे, और चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बड़ी सभा की और ऐसा दिखाया कि वो अपॉलिटिकल हैं, उनको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अपने समर्थकों को उन्होंने ये कहा कि आप पैसा जो भी दे, आप उससे पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट उन्हीं को कीजिए जो आपका हित साधे, लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट आप को आपके बीट कर सके, उनको वोट दें। उनका इशारा उस वक्त था कि आप पैसा अगर दूसरे लोग दे रहे हैं, कांग्रेस दे रही है या दूसरे लोग दे रहे हैं, तो आप उनसे पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट बीजेपी को दें। ये डायरेक्ट नहीं कहकर इनडायरेक्ट में कहा। आज कमोबेश ये स्थिति हो रही है कि लोग ऐसा कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ जो मैसेजिंग होती है, उसमें ये बात होगी कि ठीक है, पैसा मिल रहा है, इसमें पैसा लेने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा जो वोट जाएगा वो हमारी लार्जर इंटरेस्ट हैं, सोशल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको जो पूरा करे, या लगे कि जो हमारे प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है, प्रतिबद्ध है, हम वोट उसको करें। तो ये मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ पैसे बांटने से चुनाव जीता जा पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल, आपने जो कहा ये बात जो है प्रियंका गांधी ने भी मंच से कही थी कि पैसा ले लीजिए आप लोग। और लंबे समय से राजनीति में ऐसा चल रहा है कि नेता कहते हैं कि पैसा मिल रहा है तो ले लीजिए और हमें वोट दीजिएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रियंका गांधी का जो एक तरीके से कार्यक्रम था, दोनों कार्यक्रम, एक तो सीधे वो मुखातिब थी, महिलाओं के दुख दर्द को सुन रही थी, और दूसरा एक रैली जैसा कार्यक्रम था। इसके असर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब कुछ के बावजूद मैं और शायद आप मुझसे सहमत होंगे कि बिहार की सोसाइटी या बिहार का समाज अभी भी पैट्रियार्कल है, और इसमें डिसीजन मेकिंग कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ महिलाएं स्वतंत्र विचार रख रही हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो किसी तरह से नीतियों पर डायरेक्ट और इफेक्टिव प्रभाव डालें। है उनकी सोच है, उनको किसी से सिंपैथी हो सकती है, लेकिन उनका जो वोटिंग बिहेवियर होता है वो फैमिली के दूसरे या मेल मेंबर्स से बहुत डिफरेंट आमतौर से नहीं होता है। मैं इस बात पर चलता हूँ, लेकिन बहरहाल मैसेजिंग भी जरूरी है, और उनके दुख दर्द को सुनने से कम वोट हो सकता है कि वो भले ही न दें, लेकिन एक सहानुभूति तो उनमें जगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि महिलाएं जो है शराबबंदी से बहुत खुश हैं, और नीतीश को इसीलिए वोट मिलता है कि महिलाओं की वो एक तरीके से सुनते हैं, उनको मजबूत किया है स्वयं सेवा सहायता समूह के जरिए, जीविका दीदी के जरिए, और तमाम सारी चीजों से। मैं दीपांकर भट्टाचार्य से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जीविका दीदी और तमाम जो महिलाएं हैं बिहार में जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वो बहुत ज्यादा कर्जे में भी हैं। तो क्या ये एक तरीके से पैसा देकर के उन महिलाओं को राहत देने की कोशिश है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे, या फिर ये सिर्फ सीधे तौर पर पैसा देकर के वोट की सौदेबाजी है? पहले हम शराबबंदी के इशू पर आए। देखिए, हम लोग बहुत सा मिथ भी खुद से क्रिएट करते हैं। ये सही है कि जिस वक्त शराबबंदी लागू हुई थी
उसमें कुछ हद तक महिलाओं ने राहत ली होगी। लेकिन जब उन्हीं गरीब महिलाओं के पति, उनके बच्चे जेल जाने लगे, आज आप उठा करके देखते हैं कि शराबबंदी तो अब बिल्कुल एक तमाशा बन के रह गया है। और बस जो काउंटर पर मिल रहा था उसकी होम डिलीवरी हो रही है, और पहले से बहुत ज़्यादा दाम पर हो रही है, जिसमें जो जहरीली शराब भी बिक रही है ज़्यादा। तो इसलिए शराबबंदी कम से कम 2025 के चुनाव में कोई इशू नहीं है, कि इसलिए इसका मिथ एक्सप्लोड कर चुका है। एक तो ये कि शराब का ओपन सेल बंद हुआ है, लेकिन शराब पीने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि जो मर्द पहले अपनी आमदनी का 1/4 शराब पर खर्च कर रहे थे, वो आवाज आधा कर रहे हैं। यानी तो इससे उनको जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, या जो एट्रोसिटी है, उसमें तो कोई खास कमी नहीं आई। उसके साथ साथ अब एक बहुत बड़ी संख्या में, खास करके दलित और जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन लोगों, जो लोग जेल गए हैं, आप उनका सोशल प्रोफाइल उठा करके देख लें कि वो कौन लोग हैं जो शराब प्रोहिबिशन एक्ट को वायलेट करने की वजह से जेल गए हैं, और उनको बेल लेने में उनके पास साधन नहीं है, उनके पास वकील नहीं है, लोग महीनों तक जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था शुरू का, वो भी एक तरह से वाइप आउट हो चुका है। यानी शराबबंदी भी नहीं लागू हुई, और उसके अलावा एक और सिरदर्द आ गया, एक डर भी रहा, बल्कि इसमें पुलिस की कमाई काफ़ी बढ़ गई, इसलिए कि अभी जो है वो शराबबंदी में अगर उसका कोई बेनिफिशियरी हो तो महिलाएं हुई हैं। मैं नहीं, ये नहीं मानता, पुलिस इसकी बेनिफिशियरी हुई है, उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई है, एक लीकर माफिया सामने आ गया है। उसके बाद फिर जो है वो बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉय किया जा रहा है शराब की तस्करी के लिए। तो इसका कोई अब इकोनॉमिक इफेक्ट भी नहीं पड़ा है, पॉलिटिकल और सोशल इफेक्ट भी जो हुआ है अब वो निगेटिव होने जा रहा है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा दूसरी कि जो चीज शायद, जी हाँ, आप कुछ जी। हाँ, आप इसके साथ नरेंद्र मोदी की उस कार्यक्रम को भी एड्रेस करिए, और उसके असर को भी, और उनकी जो उन्होंने जो कहा, जो ये महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करते हुए उन्होंने संबोधित किया था, तो वहां पर अगर आप देखिए तो उनका जो टोन है वो सीधे तौर पर कुछ ऐसा है कि हम आपकी केयर करते हैं, आप हमारी केयर करिए। देखिए, ये जो है वो केयर जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो क्षणिक नहीं हो सकता है। और मोदी जी के साथ ये है कि उनकी जो कथनी और करनी में फर्क रहा है, उसकी वजह से आज क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत कम हो गई है, उनकी विश्वसनीयता, लोग अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है, और उस समय भी देखिए, हम जो लोग कम पढ़े लिखे भी हैं, गाँव में रहते हैं, लेकिन हम वो बेवकूफ है ऐसा नहीं है, वो भी समझते हैं। क्या उन्हें नहीं लगेगा कि हमारे पास, हम परेशानी में हम आज नहीं है, चुनाव के वक्त नहीं है, और चुनाव के बाद फिर क्या होगा ये भी वो जानते हैं, कि फिर उनके पास उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए जनता इतने नारों से अब उतना प्रभावित नहीं हो रही है जितना पहले हुआ करती थी। हम आपके हैं, अब वो जो है, अच्छा, ये एक इलेक्शन में हमने ज्यादातर देखा है कि कोई एक स्लोगन एक इलेक्शन से ज्यादा जनरली चलता नहीं है। ये जो जंगल राज की बात हर जगह करते हैं कि 2005 से पहले नीतीश जी भी कहते हैं कि कुछ नहीं था, मोदी जी भी कहते हैं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले जाएं तो गरीबी हटाओ का स्लोगन 1971 में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला, लेकिन फिर क्या है कि 3 साल के अंदर उस वक्त की जो सरकार थी, उस वक्त के सरकार की जो नेता थे, उनकी क्रेडिबिलिटी में डेंट आया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो या फिर राम मंदिर का भी जो इशू चला, तो 1-2 इलेक्शन में चलने के बाद फिर इनको दूसरे मुद्दों पर आना पड़ा। अब जंगल राज आज बिहार में का जो नया मतदाता है, वो उसका एक बहुत बड़ा भाग वैसा है कि जिसने वो या तो पैदा था या बहुत छोटा था, और अभी जो हालात वो देख रहा है, क्या आज की लाइन ऑर्डर क्या सिचुएशन है, हर जगह क्राइम को आप एफआईआर न करके अगर ये चाहें कि उसका फिगर डाउन करें, या दूसरी
बिहार में एक और बात चल रही है कि आप ये कहा तो ये जाता है कि जो भी एफआईआर होगा वो ऑनलाइन उसको अपलोड किया जाएगा, लेकिन जितने गंभीर, आप उसको सर्च करके देख लीजिए, जितने गंभीर अपराध होते हैं उनका एफआईआर अपलोड नहीं किया जाता है। छोटे मोटे अपराधों का अब एफआईआर उनके वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है पब्लिक व्यूइंग के लिए। तो ये सिर्फ छल और छलावे के माध्यम से कितने दिनों तक गाड़ी चल सकती है ये कहना बहुत मुश्किल है। और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद ये बात तो आप मानेंगे कि एनडीए आज स्थिति है वो 2020 में इससे बहुत बेहतर स्थिति में था। और उस वक्त भी अगर हम देखें तो टोटल वोट्स में सिर्फ शायद 12,000 वोट का डिफरेंस था एनडीए और महागठबंधन में, और बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन हारा इसलिए कि वहाँ पर जो ऑफिशियल मशीनरी है वो पहले से भी और अब तो कुछ ज़्यादा जो रूलिंग पार्टी है उसकी बात मानती है, उसके हितों को देखती है। उस वक्त एक और फैक्टर जो महागठबंधन के खिलाफ में गया था वो ओवैसी का प्रेजेंस है। आज स्थिति यह है कि ओवैसी साहब की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज इवन सीमांचल में उन्हें लोग खास डालने को तैयार नहीं है। उन पर एक लेबल लग गया है, अब सही या गलत, लेकिन ये लेबल ये लग गया है कि उनका जो राजनीतिक उद्देश्य जो है वो सिर्फ ये है कि बीजेपी को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए। तो इस तरह से जो पिछली बार से के चुनाव में इस बार जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि एक तो कि एनडीए लीडर्स की क्रेडिबिलिटी, प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कम हुई है, उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। नीतीश कुमार के बारे में अब हर आदमी को ये पता है कि उनका स्वास्थ्य इजाजत नहीं देता कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहें, वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते हैं वो। और अभी अशोक चौधरी साहब का जो मामला है या और लोगों का, उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया। जो नीतीश कुमार सिर्फ एक बयान के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया 2017 में, और अशोक चौधरी के खिलाफ जो सबूत आ रहे हैं वो सही है गलत ये तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया तो वो सही लगते हैं और उनका अभी तक इफेक्टिव कोई रिबटल नहीं आया है। तो लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी में कमी और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, मेरे ख्याल में एनडीए की चिंता बढ़ाने के लिए ये दो चीजें काफी। बहुत खूब सर आपने कहा, और मुझे लगता है कि इससे समझ में आ गया होगा हमारे दर्शकों को कि बिहार में सिनेरियो क्या बन रहा है। और जब एक स्वतंत्र आवाज आपके सामने बात करती है तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि किसके फेवर में बोलना है, बल्कि ओवैसी जो यात्रा निकाल रहे हैं इस समय, और जब आपके सामने ये बात आती है, उनके सामने क्रेडिबिलिटी का संकट आ गया है, तो समझिए कि बिहार के लोगों के भीतर क्या चल रहा है और वो क्या चाह रहे हैं। आखिरी के 1-2 सवाल मेरे हैं सर। आज मैं रिपोर्ट देख रहा था अखबारों में छपी हुई कि नीतीश कुमार की जेडीयू जो है ये घुसपैठिया नैरेटिव को लेकर के जो है बहुत सहज नहीं है। और आप देखिए कि लगातार चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे झारखंड का विधानसभा चुनाव रहा हो, बीजेपी ने घुसपैठिया को मुद्दा बनाया है। और यहाँ तक कि जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बंगाली भाषी लोग थे उनको भी मतलब इसके उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, उन्हें जो है अपने घर गांव लौटना पड़ा, बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जेडीयू जो है घुसपैठिया वाले मुद्दे को लेकर सहज नहीं है, आपको क्या लगता है? आपकी समझ क्या है? देखिए आज की तारीख में जेडीयू एक तरह से नाम मात्र की रह गई है। अभी इस इलेक्शन में देखिए, पिछले इलेक्शन में ड्राइविंग सीट पर, इलेक्शन की जो ड्राइविंग सीट थी उस पर नीतीश कुमार थे। आज उस सीट पर मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, और उनके उसके बाद फिर तो इसलिए असहज हो सकते हैं, उनका एक सेक्शन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इवन आप देखिए कि अगर वक्फ बिल पर ललन सिंह की स्पीच आपने सुनी होगी तो शायद वो कोई भाजपाई भी, सिर्फ गिरिराज ही सिंह उनसे अच्छी स्पीच दे सकते थे ललन सिंह से।
तो ये कहना ये सब एकेडमिक है कि सहज हैं, असहज हैं। हो सकता है कि कुछ लोग उनके जिनको उम्मीद हो सकता है कि हमें कुछ मुसलमान वोट भी मिल जाए, वो असहज होने का नाटक भी कर रहे हों। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज एनडीए की कमान पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। और ये अलग बात है कि उनका ये जो घुसपैठिए का भी नैरेटिव है वो नहीं चल पा रहा है। उसकी वजह यह है कि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और 11 साल से तो ज्यादातर पीरियड में डबल इंजन की सरकार रही है। तो आज अगर घुसपैठिए हैं तो उसके लिए दोषी कौन है? यानी आपने ये तो नहीं बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में हमने कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश डिपोर्ट किया। इवन जो SIR हुआ उसमें भी ये बात सामने नहीं आई। तो सिर्फ कह देने से कि घुसपैठिए हैं, अब वो घुसपैठिए भी उस भेड़िए की तरह हो गए हैं जिनके बारे में भेड़िया आया वो आप कहते रहे। अब ये है कि भेड़िया अगर या घुसपैठिए अगर सही में भी आ जाएं तो वो राजनीतिक रूप से कितना प्रभावी होंगे ये कहना मुश्किल है। इसको इसको ये इस स्लोगन को या इस स्ट्रेटजी को बीजेपी ने ओवर एक्सप्लॉइट किया है। हर इलेक्ट्रल स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए कि उसकी एक तो यह है कि एक्सपायरी डेट भी होती है और प्लस ये कि हम किस लेवल तक उसको ले जाएं ताकि वो अब यह है कि अर्थशास्त्र में पता है कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो अब ये भाजपा के एजेंडे की बहुत सी चीजें जो हैं वो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ बढ़ रही हैं। यानी कुछ फायदा नहीं बल्कि अब लोग सवाल पूछेंगे इतने दिन से सरकार में हैं आपने क्या किया इतने दिनों से। और सिर्फ ये घुसपैठिए क्या चुनाव के वक्त में आते हैं? उनकी बात सिर्फ चुनाव में होती है। आपने न किसी को आइडेंटिफाई किया न किसी को डिपोर्ट किया और कहते हैं कि घुसपैठिया जो है वो एक इशू है। मेरे ख्याल में असहज कुछ लोग हो सकते हैं व्यक्तिगत लेवल पर, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में जिस पार्टी को हम आप अभी तक जनता दल यू के नाम से मान रहे थे वो बीजेपी का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हो गया है। हाँ, तो सर मेरा सवाल इसमें ये है कि जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है और जो कांग्रेस का आप देखिए अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र भी आ गया है, तो अब अति पिछड़ा की राजनीति किधर जाएगी? जब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं, वो जेडीयू 2005 की या 2010 की जेडीयू नहीं रही, अब वो बीजेपी का एक जो है कह सकते हैं कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ आपके ही शब्दों में। तो कांग्रेस जो दाव लगा रही है ईबीसी पर, अब उसकी राजनीति को बिहार में आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस ने इस इश्यू को बहुत ही सही समय पर उठाया है, इसलिए कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल जो स्टेज है उससे वो धीरे धीरे पीछे खिसक रहे हैं। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि बिहार इलेक्शन का आउटकम अभी किसी को पता नहीं, लेकिन एक आउटकम जरूर सबों को पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। अब चूंकि उनकी ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही चालाकी से अपने लिए एक कंस्टिट्यूंसी कार्व आउट की। उसकी वजह ये थी कि 1990 से 2005 तक ये ईबीसी जो थे वो मोर और लेस ओबीसी का पार्ट ही बनकर के रहे। नीतीश कुमार को उस वक्त ये लगा कि भाई इसमें तो यादव का डोमिनेशन है तो 14% तो वही हो जाते हैं, तो क्यों नहीं, और उनको हम अपने पाले में ला नहीं सकते हैं। उनकी अपनी कास्ट का परसेंटेज 3% से ज्यादा नहीं था, तो उनको अपने लिए कंस्टिट्यूंसी तो बनानी थी। अपर कास्ट तो बीजेपी के साथ थे और जब तक ये बीजेपी के साथ रहे उसी तक वो साथ रह सकते थे। तो इन्होंने अपनी एक कंस्टिट्यूंसी बनाई, बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाई ईबीसी की। उनको उसका राजनीतिक लाभ भी मिला। लेकिन अब समस्या ये है कि ईबीसी नीतीश के स्टेज से हटने के बाद एक तरह से कहिए कि ये जो है वो अप फॉर ग्रैब्स हैं। इन्हें अब सबों की नजर रहेगी। ये बीजेपी भी चाहेगी कि इन्हें अपने अपने पाले में लगे लाएं, और आरजेडी और कांग्रेस की तो स्ट्रेटजी भी बिल्कुल साफ है। लेकिन यहाँ कांग्रेस को यहाँ पर एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज इसलिए है कि दूसरे राजनीतिक दलों की तरह राहुल गांधी
ढकी ढकी छुपी बात नहीं करते, बल्कि अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं। ये खूबी मेरे ख्याल में किसी दूसरे अभी जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, वो अपनी गलतियों को, अपनी खूबियों को, इमरजेंसी के इशू पर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। ये भी स्वीकारा कि हमने अभी तक हम ईबीसी के इशू को सही ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इसलिए हमने कोई अफर्मेटिव एक्शन उस पॉइंट पर नहीं लिया। तो हमारी जो भारतीय मानसिकता है, वो ये है कि माफी मांगने वालों से सिंपैथी हो जाती है। आप कुछ गलती कर भी दें और उसके लिए सॉरी बोल दें, तो फिर लोग भूल जाते हैं। तो उसका एडवांटेज मेरे ख्याल में कांग्रेस को मिलेगा कि भाई ठीक है, इन्होंने अभी तक हमारी सुध नहीं ली, और जब जागे तभी सवेरा। इसलिए मैं और इस वक्त मेरे ख्याल में ईबीसी वोट बैंक बिल्कुल पूरा का पूरा तो किसी तरफ नहीं जाएगा, लेकिन उसका एक बड़ा चंक कांग्रेस और उनके अलायंस के साथ आ सकता है, अगर ये इसी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएं और लोगों को कन्विंस करें कि वी कैन वॉक द टॉक, यानी हम जो कह रहे हैं उस पर उसको करेंगे, तो एक सफलता मिल सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बिहार की राजनीति को विस्तार से समझाया, महिला वोट से लेकर के ईबीसी की बात की, और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आ रही है, तो हमारा जो ये वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी जो सवाल हैं, जो अपनी कमेंट्स हैं, वो आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस पर भी चर्चा करते रहेंगे, उन सवालों को लेंगे अपनी डिबेट में, अपनी सवालों में शामिल करेंगे। आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।